आगे किस तरह से काम करना है, धीरे धीरे जो गतिविधियां शुरू की जा रही हैं उनमें कैसे एहतियात बरतनी है, उसकी तैयारी भी की जा रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि हमीरपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक, वहीं नदीम जुड़ गए गाजियाबाद से। अगर देखा जाए मामले लगातार नदीम गाजियाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल क्या कोरोना का हाल है वहां पर? वो संक्रमित मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर गाजियाबाद को दोबारा से रेड जोन में शामिल कर दिया है। रेड जोन में शामिल करने के बाद जो वहाँ के हालात हैं वो लगभग वो सामान्य नहीं हो रहे थे। लगभग वहाँ बता दें आपको कि जो कल तक की जो कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट की संख्या है वो 196 है, जिसमें राहत की खबर ये है कि अब तक लगभग 143 जो 161 लोग हैं, 33 लोग अभी भी जो कोरोना के जो संक्रमित हैं वो लगातार हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन गाजियाबाद का जो जिला प्रशासन है वो लगातार अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। हालांकि गाजियाबाद में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी रहता है, जिसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन काफी नाखुश नजर आता है, क्योंकि प्रवासी मजदूर गाजियाबाद में इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद जो गाजियाबाद का प्रशासन है उसका सवालिया निशान बनता है। जी नदीम, वापस आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए अभिषेक, हमीरपुर में क्या कुछ हाल है फिलहाल, क्योंकि लगातार प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमीरपुर की स्थिति फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर क्या सामने आ रही है? जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो हमीरपुर के हालात थे तो ये ग्रीन जोन में आ रहा था, लेकिन अभी जब से प्रवासियों का आवागमन शुरू हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो प्रवासी आए हैं उनका चेकअप करने के दौरान हमीरपुर में करीब 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनको इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज रिफर भी किया गया है। और बाकी जिन गाँव से उन मरीजों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी उन गाँवों को हॉट स्पॉट जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वहां से जिन लोगों से उसकी मुलाकात होती रही है उन सभी के जांच के सैंपल इकट्ठे किए गए और उनके सैंपलों की लगातार जांच की जा रही है कि आगे भी कोई कोरोना पॉजिटिव मिलने की संभावना हो सकती है। ठीक है अभिषेक। नदीम, अगर देखा जाए गाजियाबाद में जिस तरह से पिछले काफी दिनों में केसेस ज्यादा बढ़े हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की बातें भी सामने आई हैं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी हमने वायरल होती हुई देखी, जहां पर बहुत सारे प्रवासी मजदूरों का गाजियाबाद में जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में प्रशासन पर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कैसे उससे निपटने के लिए प्रशासन की रणनीति है? देखिए मैं बता दूं सबसे पहले आपको, जो गाजियाबाद में प्रवासी मजदूर एंट्री करते हैं उनको सबसे पहले जो गाजियाबाद का जिला प्रशासन है तो कहीं ना कहीं उनको आजकल स्थल बनाए हुए हैं, उन स्थलों में रखने की कोशिश करता है, जहाँ पर उनकी पूरी थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके बाद उनको सैनिटाइज किया जाता है। लगातार वो लोग उनको टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद में जो प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार जो हरियाणा या उसके बराबर नोएडा, गाजियाबाद से जो तमाम जगह से जो प्रवासी मजदूर है वो गाजियाबाद में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है गाजियाबाद प्रशासन पर बन जाती है। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन अभी कुछ दिन पहले काफी धज्जियां उड़ी थी, क्योंकि गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में कुछ प्रवासी मजदूरों का इकट्ठा किया गया था, जो कि बिहार जाने वाले वो सारे मजदूर थे, और काफी सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ धज्जियां उड़ी थी, क्योंकि वो लोग सब मिल के खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अपने जो रजिस्ट्रेशन उनके वहाँ हो रहे थे उनका इंतजार कर रहे थे, थर्मल स्कैनिंग का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को वहाँ से 6 ट्रेनें बनाई गई थी, 6 ट्रेनों उनको वहां से भेजना था। लगातार गाजियाबाद प्रशासन पर सवाल बने थे, लेकिन गाजियाबाद में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो लगभग 196 अब तक हो चुके हैं, और जो अभी फिलहाल जो डिस्चार्ज हुए हैं वो लगभग 146 हैं, जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगभग 33 जो लोग हैं तो वो अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। लगातार जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस है वो अभी दूसरी रिपोर्ट उसकी आई नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अब राहत भरी खबर आने की उम्मीद है। लेकिन फिर वही बात, गाजियाबाद को रेड जोन में ही शामिल किया गया है, क्योंकि गाजियाबाद के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उस मामले को देखते हुए गाजियाबाद रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। ठीक है नदीम और अभिषेक, आप दोनों का धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। अपडेट आपसे अब लेते रहेंगे। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो यूपी में तेजी के साथ कोरोना का कहर बढ़ रहा है और 24 घंटे में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए हैं। 5551 कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 1230 प्रवासी मजदूर संक्रमित हो चुके हैं और तेजी के साथ यह आंकड़ा देश में भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि देश में भी तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1,18,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 3,584 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 41,000 के पार जो लोग हैं वो संक्रमित हैं। तमिलनाडु में 13,967 मरीजों का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं।
देश में अब तक 3,584 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वालों का आंकड़ा जो परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा है, लेकिन सवाल यही कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाएगा? लॉकडाउन जारी है, तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु के आंकड़े भी 13,000 के पार पहुंच गए हैं। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और परेशानियां भी बढ़ा रहे हैं सरकार की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन एहतियात भी बढ़ती जा रही है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इन मामलों पर लगाम लगाई जाए, इन्हें रोका जाए। 1,18,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि कई मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 3,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं कोरोना से जुड़ी सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। जिले में संक्रमितों की संख्या 18 हो गई है। सीएम आलोक वर्मा ने मामले की पुष्टि कर दी है। लगातार मामले सीतापुर में बढ़ते जा रहे हैं। 5 नए मामले प्रशासन के लिए चिंता की बात है। 5 नए मामले सीतापुर में, 5 नए एक्टिव केसेस सामने आए। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 18 पहुंच गई है। लॉकडाउन 4 है, जहां पर ये उम्मीद की जा रही है कि अब ये मामले कम हो। वही तेजी के साथ उन जगहों पर भी ये मामले बढ़ रहे हैं जहां पर कोरोना के शुरुआती दौर में ये मामले बिल्कुल सामने नहीं आए थे। ऐसे में प्रशासन के लिए चिंता की बात ज्यादा बढ़ गई है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ये मामले अब तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखने वाली बात है प्रशासन किस तरह से तैयारियां आगे करता है, लेकिन बड़ी जानकारी है। 5 नए मामले, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बावजूद 5 नए मामले अपने आप में बड़ी परेशानी है। सीतापुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। जिले में 18 संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। सीएम आलोक वर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया। साथ ही साथ उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है, तलाश की जा रही है ताकि उन्हें भी क्वारंटीन किया जाए और संक्रमण को फैलने से रोका जाए। अब तक यहाँ पर जो आंकड़ा था मरीजों को काफी कम था शुरुआती दौर से, लेकिन अब 18 पहुंच गया है। 5 नए मामले अपने आप में चिंता का सबब हैं और इससे कहीं ना कहीं संक्रमण और ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन के लिए बड़ी चिंता की बात है। 18 संक्रमितों की संख्या यहाँ पर पहुंच गई है। क्वारंटीन हालांकि जो 5 नए मामले आए हैं उनको कर दिया गया है। सीएमओ आलोक वर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है और संक्रमण को रोकने के लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं सीतापुर में। सीतापुर से हमारे सहयोगी वीर बहादुर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं अपडेट। वीर बहादुर, मामले लगातार सीतापुर में बढ़ते जा रहे हैं, 5 नए मामले, फिलहाल ताजा अपडेट इन मामलों को लेकर क्या कुछ है? मैं आपको बता दूं कि ये जनपद सीतापुर राजधानी से सटा जिला है और जैसे जैसे लॉकडाउन 4 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कोरोना जो है जनपद सीतापुर में अपना पैर पसार रहा है। इसी क्रम में ये सूरत से आए हुए मजदूर थे, इनकी 17 लोगों की जांच सैंपलिंग के लिए गए हुए थे, जिसमें 5 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और 12 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई हुई है। वीर बहादुर, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद ये मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है और चिंता की बात भी है। क्या तैयारियां हैं कि प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सही तरीके से किया जाए, वो होम क्वारंटीन का भी पालन करे और संक्रमण को फैलने से रोका जाए? मेघना बता दूं, ये बिस्वा तहसील में का पूरा मामला है और इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और उसके बाद प्रशासन की जो लापरवाही की बात है तो इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। अब क्योंकि प्रशासन अपना प्रयास पूरी तरीके से कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये मामले इतने हाईटेक होते जा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही होती तो जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रशासन का विशेष सहयोग नहीं दिख रहा है। जी मेघना। जी वीर बहादुर, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। कोरोना संकट पर विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी बैठक आज 3 बजे होने वाली है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन समेत 18 राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। विपक्ष की इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और एके एंटनी भी हिस्सा होंगे। हालांकि ममता बनर्जी कुछ देर बाद बैठक में हिस्सा लेंगी। बता दें कि ममता बनर्जी आज पीएम मोदी के साथ बंगाल में तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बात होगी और सरकार की ओर से राज्य सरकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।
महा चक्रवात अम्फान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जमकर कहर बरपाया है। पश्चिम बंगाल में करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान हुआ बल्कि कई जानें भी चली गई। वहीं ओडिशा में भी इसका खौफनाक मंजर देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों की सीमा तोड़कर जो तूफान उठता है वो ऐसा ही होता है। बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए, तमाम घर मिट्टी में मिल गए और घरों को उड़ा ले गया साइक्लोन। बंगाल की खाड़ी से उठे इस महातूफान ने पत्थरों के भी पांव उखाड़ दिए। चाहे पश्चिम बंगाल का किनारा हो या उड़ीसा का समुद्र तट, अम्फान जहां से गुजरा वहां से सब कुछ अपने आगोश में लेता चला गया। ये तूफान शाम 4:30 बजे सुंदरबन के पास ही था और बांग्लादेश के पास खटिया के बीच से होकर बंगाल के तट को पार कर गया। जैसे ही ये साइक्लोन किनारे से टकराया वैसे ही बर्बादी का मंजर दिखने लगा। इस अम्फान महातूफान का सबसे बड़ा खतरा पश्चिमी बंगाल के 7 और उड़ीसा के 6 जिलों में आया। दोनों राज्यों में साइक्लोन से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। ऐसा महातूफान बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार हो। अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखला दी। तूफान की रफ्तार जब तक थमी, कोलकाता में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी। सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े थे। बड़े-बड़े होर्डिंग्स, बिजली के पोल औंधे मुंह गिर गए थे। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था तो हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक नजर आया। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफान की रफ्तार से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर दिखा। महातूफान जहां से भी गुजरा तबाही के गहरे निशान छोड़ गया। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। ऐसा ही कुछ मंजर उड़ीसा में भी देखने को मिला। उड़ीसा में खतरा बड़ा था, लेकिन इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा। इस तूफान ने 21 साल पुराने चक्रवात की याद दिला दी, जब उड़ीसा के 12 द्वीप तटों से सुपर साइक्लोन टकराया था। इस बार इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी और असर भी उड़ीसा से ज्यादा बंगाल पर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।